हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईयूएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 31। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम करेंगे इम्यूनोबायोलॉजी ऑन इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, चाहे यूपी बोर्ड को, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सब्जेक्ट में इम्यूनो बायोलॉजी है यानी इम्यून सिस्टम के विषय में है तो ये काफ़ी चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इसमें वो बहुत कुछ जान भी सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपका डिस्प्ले भी जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो ये आपके लिए डबल डोज के समान हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इस चैप्टर में जो है हम बहुत कुछ जानेंगे, जो है ह्यूमन सिस्टम के विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कितने टाइप्स की है। ठीक है, एक नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है और जो पासिव क्या होती है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे जो इस चैप्टर में है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईयूएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Next topic is the immune system. The immune system is here most important. By now you are aware that immunity to infections is one of the most important factor facilitated is the survival of the individually. Immunity is the mainly provided by a complex network of cells, tissue and soluble factor. The network is a collectivity referred to as the immune system. Cell is a participating in the immune response are the organized into the disease discrete and the lymphoid tissue and organ. There is a most important here immune system. There is a tissue and the organ involved in the immune system here. The lymphoid organs are divided into two groups mainly here. A central lymphoid organ is a primary lymphoid tissue, example thymus and bone marrow. There is show here. Here show the major lymphoid organ and tissue here. There is a primary lymphoid organ and secondary lymphoid organs and tissue here. The thymus, bone marrow, spleen there here is the primary lymphoid organs. On other side is the bladders, rings, lymph node is the toxins, androgens and the branchials, lymphoid node, bone marrow, lymphopropia, mentous lymphoid nodes and there is a pairwise patches and the urogenital lymphoid tissue and the lymphoid nodes here. The major lymphoid organs and tissue here present this diagram. There is a most important diagram show in this diagram. The second is a peripheral lymphoid organ and secondary lymphoid tissue. Examples as a pair is a patches is a toxins is a lymphoid node and the mucosa is associated to the lymphoid tissue is a MLT, and which is associated with there is a respiratory system, urogenital and alimentary canal. They show in this figure. And the next here, cell of immune system. The cells of immune system here, the first is the lymphocytes, lymphoid cell. There are lymphocyte, lymphoid cell here. All these are individually to derive from to the hematopoietics and the blood cells, the producing stem cell of the bone marrow. There is a bone marrow here and stem is a cells mean to the undifferentiated cells and which can undergoes to the unlimited divisions and can be given rise to one or several different cell types. Apart from producing a lymphocytes, bone marrow stem cell also is a differentiated to be a produce or erythrocytes. Erythrocyte is a red blood cells and thermocyte is a blood
platelets, and the granulocytes and the monocytes are white blood cells. There is the most important here is the lymphocyte part here. The erythrocytes are red blood cells, thermocytes are platelets, and granulocytes and monocytes are white blood cells. And the next here, the next is a merophasis. There is a macrophasis here. There is second is a macrophasis. They are derived from two monocytes. The lymphocytes are the major cell types of responsible for performing the immunofunction. About 10-12 power lymphocytes consist of is a mature lymphoid system in the humans, and the functioning lymphocytes are divided into two subclasses. There is a B cells and B lymphocyte. T cells are T lymphocytes. Morphologically, these cells cannot be differentiated, but of functioning these are they are districted cell of human system and differentiated on the basis of the presence on the absence a specific cell surface is a markers. Here is the B cells means B lymphocytes here. The main function of B cells here initially antibody mediated to immune response and transfer into the plasma cells which is a secret to the antibody. That is the most important, and the next is the origin of B cells. The B cells, what you mean to origin of B cells here? There is the origin of B cells. The B cell stand of the viewer is the study is the birds. Shred that is the birds is the fabricus as a Hindu god is lymphoid organs was the site of antibody producing cells. And these cells are therefore to term to the B cells is a B derived from to the versa of the fabricus. B cells mature in their bone marrow and then are carried by their blood to be a peripheral lymphoid organ. In a mammals, B cell is a linkage began to the fetus embryonic liver. This process began to during the 8th weeks of human gestation, means pregnancy. There are factors the liver is a continuously to be a major cyst for the production of the B cells and until we are into the second is a trimester is a 4 to 5 month of pregnancy. A stem cell there is a populate for the bone marrows and therefore B cells are continuously producing in the bone marrow throughout life. Here show the bone marrow here diagram, and there is a hemophagocytic stem cell. There is a as divided is a thymus is a different part. There are thermocytes, erythrocytes, T lymphocyte, B lymphoimmunocytes. They are present here. And there is also is a granulocytes, monocyte, is communities, antibody producing plasma cells, immunocomplex. There is a origin of B and T cells here. There is a origin for the bone marrow. So here is the characteristics of the B cells here important. There is first here B cells display immunoglobulins as an integrated protein of their cell membranes, and this surface immunoglobulins antibody act as a receptor for anti-specific to it, and their B cells are responsible for their production of the antibody is activated the B cells is a transfer into plasma cells. You will learn about the antigens and antibody in the next section of lesson. There is the most important here is the characteristics of B cells here. There is shown in this diagram the flow chart is the processing of antigens here of B cells. There produce plasma is a cells and cell membranes. There is the most important and goes based to there is a specific antibody. There is a B cell differentiation and the anti production here. Here is the plasma cell is a produce 1,000 of antibody molecules per second before they are die in a day or so. There is a most important fact here. A plasma cell produce 1,000 of antibody molecules per second before they are die in the day or so. The sum of B cell is a progeny do not differentiate into the plasma cell but rather become a memory cells and which are produced to antibodies in the event of antigen is a reappearing against a future. There is the most important here. The next here is a B is a T cell means T lymphocyte. There is a T cell is a T lymphocyte here. In a contrast to B cells is other lymphocytes the leap to the bone marrow in the immature state during to the fetus and the early stage of life, and these are the carried to be a thymus matured in their thymus and then to the immigrate to the peripheral lymphoid organ,
And this cells is a constituted to second major class of lymphocyte. The lymphocytes are T, as they are T derived from the thymus. A producing of T cell is a completely earlier life. But like B cells, there are also undergoes to the mutasis is a peripheral lymphoid organ. The daughter cells began to identical to be original T cell. And there is a most important main function of T cells here. So first of all, here is the main function of T cell is to regulate to the immune response. That is the first, and second is a meditate cell. Meditated immuno is the CMI response, and second, third is introduced to the B cell to producing antibody, and the T cells are functionally classified into three category: that TH, TC, and TS. The helper T cells here TH is a promote to the response of B cells or resulting in antibody production activity other T cells. And second is the cytotoxins T cell. TC is a kill to virus infected cells and tumor cells. And third here, there is suppressor is a T cells, a TS here. Suppressor T helper T cells and maybe also B cell is a limit regulate activity of the latter. And thus we see that a T cell is a meditate two general types of immunologics is a function, effector and regulator. The statutory T cells are differential on the basis of presence of absence some or specific surface molecules. T cell receptor, but both B cells and T cell work in the cooperations. There is a cooperation to the each other. यदि बात करें हम प्रतिरक्षा तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा ह्यूमन सिस्टम हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध है और ये हमारे कई तरह के संक्रमण को बचाने के लिए भी सुचारू रूप से कार्य करता है। हम जानते हैं कि संक्रमण के प्रति रोग क्षमता जो है प्रतिरक्षा एवं महत्वपूर्ण कारक है जो एक व्यक्ति को जो है अस्तित्व को जो है सुदृढ़ बनाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है और ये सारे ह्यूमन सिस्टम की वजह से ही संभव हुआ है। कहते हैं अगर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उत्कों एवं विलयता यानी बिलीय कारकों पर जटिल तंत्र है तो इस तंत्र को जो है सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहा जा सकता है। यानी यही प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे शरीर की कई तरह की बीमारियों से लड़ने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। बात करें प्रतिरक्षा के अनुक्रियाओं के संबंधित, कोशिका को अलग जो है लसिकाभ उत्कों और अंगों में संगठित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लसिकाभ और उत्कों और अंगों में जो है इसको संगठित किया जाता है, अलग किया जाता है। अगर बात करें हम पहली पॉइंट को, तो कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधी ऊतक और अंग। देखिए कौन कौन से अंग जो होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा। अगर देखा जाए तो लसिकाभ अंगों के दो समूह में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है हमारा केंद्रीय लसिकाभ अंग तथा प्राथमिक लसिकाभ ऊतक, उदाहरण के लिए थाइमस और अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पहला रहता है। यहाँ पर इसके विषय में आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट करने के सारे ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर अस्थि मज्जा जहाँ पर जो है ब्लड बनती है, जो कि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, पहिया भी दिखा हुआ है, थैलमस भी दिख रहा होगा आपको, प्राथमिक लसिका अंग भी दिखने को मिलेगा और द्वितीय लसिका अंग भी आपको दिखेगा, जिसमें पैच जो है पेयर पैच अंतरसंयोजिक लसिका वर्ग जो है लेमिनी जो प्रोपिया अस्थि मज्जा लसिका पर्व। तो ये सारे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ अपना स्थान रखता है। तो ये सारे के सारे जो है मुख्य लसिका अंग का ऊतक हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये आपको काफ़ी जो है समझाने के लिए काफ़ी है कि सारे जो है हमारे ह्यूमन सिस्टम के पार्ट हैं जो हमारे शरीर में ह्यूमन सिस्टम को विकास करने में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर बात यहाँ करें प्रदेशी लसिका अंग या द्वितीय लसिका ऊतक के, तो उदाहरण के लिए जो है पहली जो है पेचर पैच टर्निमस लसिका पर्व मैक्यूलस युकृत लसिका ऊतक एमएलटी जो श्वसन तंत्र मूत्र अंग और आहार नाली से संबंधित है, जैसे कि हम चित्र में भी अभी देखे हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो द्वितीयक में आते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएँ कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर अगर बात आता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी है, तो पहली तो यही आता है लसिकाणु। देखिए लसिकाणु जो होता है लसिकाभ कोशिकाएं भी कहते हैं, हम इसको लसिकाभ कोशिकाएं भी कहते हैं। कहते हैं ये सभी आरंभ में जो है अस्थि मज्जा के रुधिर उत्पन्न करने वाले रक्तोत्पत्ति स्टोम सेल्स अथवा वृत्त कोशिकाओं से वृत्त उत्पन्न होती है। और वृत्त कोशिका का अर्थ जो है अविभेदित कोशिकाओं से है जिनमें असीमित विखंडन हो सकते हैं और जो एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं को जो उत्पन्न कर सकती है।
कहते हैं अगर लसिकाणुओं को उत्पन्न करने के अलावा अस्थि मज्जा स्टोम कोशिकाओं में बढ़कर जो है रक्ताणुओं यानी अर्थोसाइटिस लाल रुधिर कोशिकाएं जो है विषमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स रक्त पटकाणु और कणिकाओं यानी ग्रेनुलोसाइट्स एक कोशिकाणुओं में मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिका यानी वाइट ब्लड सेल बनाती है। तो ये लसिकाणु जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर तरह के चीज़ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अर्थोसाइट्स हो या लाल रुधिर कोशिका हो, ब्लड प्लेटलेट्स हो, ग्रेमेटोसाइट्स हो, ठीक है, या वाइट ब्लड सेल्स हो। तो सारे चीज़ें जो होती है इसी में सम्मिलित होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात आता है वृत्तभक्षकाणु। देखिए वृत्तभक्षकाणु होती है ये एक केंद्रिकाणु यानी मोनोसाइटों से जो है उत्पन्न होते हैं और प्रतिरक्षा कार्य करने के लिए उत्तरदायी मुख्य कोशिका प्रकार की लसिकाएं जो है लसिका कोशिकाएं हैं। कहते हैं लगभग अगर 10 की पावर 12 देखा जाए तो लसिकाएं कोशिकाओं के प्रवृत्त लसिकाम प्रणाली का निर्माण करती है और कार्य के अनुसार इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसको 2 भागों में जो है बांटने की कोशिश किया गया है। एक तो है बी कोशिकाएँ, ठीक है, जिसमें बी लसिकाणु होते हैं, और एक होता है टी कोशिकाएँ यानी टी लसिकाणु। तो ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं आकृति के आधार पर इन कोशिकाओं को भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रियात्मक रूप से जो है ये भिन्न होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका स्थित संकेतिक तथा उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर भी भेद किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। अगर बात हम आगे करें तो इसमें बी कोशिकाएं जो बी लसिकाणु हैं और बी कोशिका के प्रमुख कार्य तो यही होती है कि प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रक्रिया को आरंभ करना। तो ये तो हर जगह बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देता है कि प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का काम ही होता है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया को आरंभ करके जो है हमारे शरीर को जो है रक्षा कर दे बाहरी फोर्गन जो भी मटेरियल बॉडी में एंट्री कर रहा है उसके प्रति। अगर देखा जाए प्रतिपिंड एंटीबॉडी श्वेत करने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर योगदान देता है। अगर हम बात करें बी कोशिका की उत्पत्ति के विषय में तो ये भी बहुत काफ़ी रोचक रहेगा। अगर बात करें बी वर्षा इनपुटिलिका के लिए उपयुक्त होती है। पक्षियों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि पक्षियों में पाई जाने वाले फेलोसियोट प्रपूटी यानी पशु आहार नली की लसिका अंग प्रतिपिंड कोशिकाओं के आरंभिक जो है उत्पादन का स्थान था। इस कोशिकाओं के बी कोशिका कहा जाता है और बी की उत्पत्ति जो है वर्षा ऑफ फैब्रिकस से हुई है, यानी वर्षा ऑफ फैब्रिकस से हुई माना गया है। बी कोशिकाओं में अस्थि मज्जा में प्रवृत्त होती है और तब पश्चात रक्त द्वारा जो है प्रदीर्घित लसिकाएं अंगों तक ले जाए जाते हैं। स्तनधारियों में बी कोशिकाओं के वंश आरंभ में जो है भ्रूणित युकृत में उत्पन्न होते थे और ये प्रक्रिया मानव जो है सर्गभता को 8वें सप्ताह में आरंभ होती थी। भ्रूण वर्णित युकृत जो होती बी कोशिकाओं के उत्पादन का प्रमुख स्थान माना गया था और स्तंभ 4 से 6 माह तक बना रहा। स्टोम कोशिका फिर अस्थि मज्जा में बस जाती है और इसके बाद उम्र भर बी कोशिका अनवरत रूप से जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती रहती है। यानी जहाँ पर जो है ब्लड का बनते हैं वो अस्थि मज्जा होती है और यहाँ से जो है बी कोशिकाओं की उत्पत्ति संभव हुआ, यानी बर्ड्स ऑफ फैब्रिका से जो है इसकी उत्पत्ति माना गया। लेकिन इसमें जो है अस्थि मज्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान दिया और ये भ्रूण में विकास का जो है प्राथमिक चरण माना गया था। जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो कि अस्थि मज्जा से ही इसका जो है उत्पत्ति दिखाया गया है। अस्थि मज्जा ही आपको पहला दिखेगा, उसके बाद रक्त उत्पत्ति स्टोम और वृत्त कोशिकाएं दिखेंगे। उसके बाद जो है ये थाइमस में जो है काफ़ी भागों में विभक्त हो गया है। इसमें जो है थाइमस जो है बिंदु जो है बिंबाणु यानी थैमोसाइटोस में रक्ताणु, ब्रोकोसाइटिस मोनोसाइटिस में एंटीजन संवेदनशील, टी लसिकाणु बी लसिकाणु, ठीक है। तो सारे चीज़ें में विभक्त कर दिया है, यानी बी कोशिका और टी कोशिका की उत्पत्ति का जो है ये चरण सीमा बताई गई है जहाँ से इसकी उत्पत्ति जो हुई है। तो देखा जाए तो बोन मैरो ही जो है सबसे प्रथम स्थान माना जा सकता है। यहाँ पर कोशिकाणुओं के अभिलक्षण की बात हम करें तो कहते हैं बी कोशिकाणु में जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की अपनी कोशिका झिल्ली के जो है विभिन्न जो है प्रोटीनों के रूप में दर्शाई जाती है और कहते हैं ये सतत जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स यानी जो है प्रतिपिंड एंटीबॉडी इसके विशिष्ट प्रतिजन एंटीजन के लिए जो है ग्राही गाहक का कार्य काम भी करती है। बी कोशिकाओं जो है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है और सक्रिय बी कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, आप आगामी खंडों में जो है प्रतिजनन यानी एंटीजनन
और जो है एंटीपिंड यानी एंटीबॉडी के विषय में भी जानोगे कि प्रतिपिंड जो है एंटीबॉडी उसका क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो संशोधित प्रतिजन जो है एंटीजन आपको दिख रहे होंगे, बी कोशिकाओं के साथ अटैच है और स्मृति कोशिका भी दिखेगा और प्लाज्मा कोशिका भी दिखेगा। तो ये जो डायग्राम है काफ़ी कुछ बताने के लिए पर्याप्त है कि बी कोशिका विभेदित और प्रतिपिंड निर्माण किस प्रकार होता है। तो विशेष प्रतिपिंड निर्माण कुछ इसी प्रकार से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है। अगर यहाँ एक फैक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा कोशिका एक या अधिक दिनों में मर जाने से पूर्व हजारों की संख्या में प्रतिपिंड अणु प्रति सेकंड उत्पन्न करती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गया कि प्लाज्मा कोशिका एक या अधिक दिनों में मर जाने से पूर्व, यानी जो हमारा कोशिका जो है प्लाज्मा कोशिका जो होती है एक या अधिक दिनों में ही मर जाती है, ठीक है। लेकिन मरने से पहले वो जो है पूर्व हजारों की संख्या में जो है ये प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी अणु बना देते हैं, यानी पर सेकंड के हिसाब से। कहते हैं बी कोशिकाओं की कुछ जो है तृतीय प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित नहीं होती है, वरना स्मृति यानी मेमोरी कोशिका बन जाती है, जो प्रतिजनन के भविष्य में पुण्य प्रकट होने की स्थिति में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी बनती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्लाज्मा कोशिका मरने से पहले हजारों के में जो है यहाँ पर प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी तैयार कर देती है हमारे शरीर के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर हम बात करें टी सेल के विषय में, तो यहाँ पर टी सेल जो होती है, टी कोशिकाएं यानी टी लक्षणाणु भी कहते हैं इसको। ये जो होता है बी कोशिकाओं के विपरीत दूसरी लक्षणाणु भ्रूण यानी अवस्था का जीवन के आरंभिक अवस्था में अस्थि मज्जा छोड़ देती है, यानी आखिरी अवस्था में जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो है इसको छोड़ती है। ये थाइमस में ले जाई जाती है और इस अंग में प्रवृत्त होती है, तब उपरांत वह प्रथित लक्षिकाम अंगों की ओर गमन करती है और ये कोशिकाएं द्वितीय लक्षणाणु कोशिका वर्ग का निर्माण भी करती है, जिन्हें टी लक्षणाणु या टी कोशिका भी हम कहते हैं। टी की जो है उत्पत्ति थाइमस यानी थाइमस से हुई है, लेकिन जो है बी कोशिका की भांति इसकी भी प्रथित लक्षिकाव अंगों में जो है सूत्री विभाजन होती है, यानी सूत्री विभाजन के द्वारा ही यह आगे विभक्त होता है। अंततः कोशिका के मूल्य जो है टी कोशिका के समरूप ही होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है टी कोशिकाओं के लिए, और जो बच्चों के विषय में टी कोशिकाएँ हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर बात करें हम टी कोशिकाओं के कार्य के विषय में, तो देखते हैं क्या इसका कार्य है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, अगर हम टी कोशिकाओं के मुख्य कार्य के विषय में बात करें तो प्रतिरक्षा जो है प्रतिक्रिया का नियमन करती है, यानी प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया का नियमन करती है, और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया की जो है मध्यस्थता भी यही करती है। प्रतिरक्षा बनाने के लिए बी कोशिकाओं के जो है प्रेरित भी करना इसी का कार्य होता है, और टी कोशिकाओं के उनकी क्रियाशीलता के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित करना इसी का कार्य होता है। तो ये कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखा जाए सहायक टी कोशिका सबसे पहले निर्माण करती है, सहायक टी कोशिका जिसको हम टी एच के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है बी कोशिकाओं के अनुक्रिया को बढ़ाते हैं, जिसमें प्रतिपिंड का निर्माण होती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और अन्य टी कोशिकाओं से कोक्रिया करती है ये। उसके पश्चात दूसरी बात जो होती है इसमें जो है कोशिका विषी, यानी कोशिका विषी जो होती है साइटो कोशिका यानी टॉक्सी मतलब अविषित टी कोशिका यानी टीसी बनाती है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर टॉक्सिक की बात की गई है, विषय की विष की बात की गई है। तो ये विभिन्न संक्रमित कोशिकाओं के जो है अब्दुल कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, तो इसीलिए इसमें जो है टॉक्सिक की बात आ गई है। अगर हम सदामक टी कोशिका यानी टी एस की बात करें तो ये जो है सहायक टी कोशिका का दमन करती है और संबद्ध बी कोशिकाओं को क्रियाशीलता को सीमित निमित्त भी करती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि टी कोशिकाओं को 2 सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा कार्य करती है। इसमें देखा जाए तो प्रभावक यानी प्रभावकारी और नियामक यानी नियमनकारी 2 तरह के इसमें दिखाया गया है। सकारात्मक रूप से टी कोशिकाओं के कुछ विशिष्ट सतहीय अणुओं यानी टी कोशिका गाहकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। बी कोशिकाओं एवं टी कोशिकाओं एक दूसरे के लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध भी होती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च
स्टडी को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।